हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस मेरे पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद ही हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि वो क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। So the chemical reaction between two or more substances giving rise to product is governed by certain law. क्या मतलब है? These laws are called laws of chemical reaction. अब देखिए, अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि अगर हमने जैसे क्या करना है। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जैसे बेटा जब हम दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करते हैं, जैसे ए और बी को मैंने रिएक्ट किया, कहते थे केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस। तो अब यहां देखिए आप कि भाई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, सो जैसे ए प्लस बी मैंने किया, ये हमारे क्या है, दो सब्सटेंसेस है, केमिकल कुछ भी हो सकते हैं। तो इससे मुझे क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला ई सी। तो जो ये है ये मेरे क्या हो गए, ये हो गया मेरा रिएक्टेंट। यानी कि देखो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस, भाई वो केमिकल रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में हुआ, उसने एक प्रोडक्ट को क्या किया, राइज किया। इसको हम क्या कहते हैं, गवर्न बाय सर्टेन लॉ। तो ये कुछ लॉज फॉलो करता है, इन्हीं लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ए प्लस बी को जब मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला, सी मिला। अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत से लॉज आते हैं। अब लॉ फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, second is law of constant proportion, third is law of multiple proportion, and fourth one is law of reciprocal proportion, fifth is Gay-Lussac law of combining volume. बट हमने जो पढ़ना है, हमने सिर्फ दो लॉस को पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बाकी ये तीन लॉ जो है ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में होते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ने। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन दो को लॉस को समझने पे रहेगा कि क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसकी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो इन द सेम मैनर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो आप मास को, जैसे आप ना एनर्जी को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इन द सेम मैनर ना आप मास को बना सकते हैं और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको स्टेट कैसे करेंगे, इसकी स्टेटमेंट कैसे देंगे। सो इन अ केमिकल रिएक्शन दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। कैसे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि यार देखो सिंपल सा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा ना दोनों रिएक्टेंट का और जो हमारा प्रोडक्ट का होगा वो इक्वल होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखिए अब ए हमारा कोई एक क्या है, रिएक्टेंट है, दूसरा हमने इसको बी के साथ रिएक्ट कराया, हमने ए प्लस बी को क्या कराया, रिएक्ट कराया, और जो प्रोडक्ट मिला इनका सम मिला, ए बी एक हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो वो ये कहते हैं कि जो मास है ना ए का और जो मास है बी का, वो इन दोनों का जो सम होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो एम ए इज वॉट, मास ऑफ ए, एम बी इज वॉट, मास ऑफ बी, एम ए बी इज वॉट, मास ऑफ ए बी। यानी कि जो इंडिविजुअल मास है किसका, ए एटम का, ए रिएक्टेंट का और बी का, जब हम इनका सम करेंगे, जब मैंने ए और बी का सम किया मास का, तो मुझे क्या मिला, मुझे मास मिला किसका, ए बी का, दैट इज ये इसके इक्वल होगा। यानी कि कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए 2H2 प्लस O2 गिव 2H2। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, 4 एटम्स है, किसके, हाइड्रोजन के। तो मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि कितने एटम्स है, 4 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब यानी कि हाइड्रोजन का मेरे पास वेट आ गया 4 ग्राम। अब ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। तो 2 इंटू 16 यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होता है उससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एटम थे, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 4। तो 4 प्लस 32
कितना हो गया 36। अब देखिए मेरे को वाटर का मास निकालना है यहाँ से, तो यहाँ देखो 2 इंटू 2, 4 एटम है किसके बेटा, हाइड्रोजन के, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, तो मेरे पास 4 ग्राम क्या आ गया, हाइड्रोजन का आ गया। और 2 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए। अब 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये हो गया 32, तो कितना हो गया 36 ग्राम। तो ये कितना हो गया 36 ग्राम। तो देखो 4 + 32 कितना होता है 36, ये कितना आया 36। तो समझ आया। तो देखो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज कर दी हमने। और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो टोटल मास होगा ना हमारे रिएक्टेंट्स का, देखो बेटा ये रिएक्टेंट का टोटल मास क्या है 36, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास ऑफ प्रोडक्ट, वो किसके बराबर आ गया हमारे प्रोडक्ट के बराबर आया उसका जो मास है। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं और आगे से अच्छे से क्या होगा। कहता है इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 0.9 ग्राम ऑफ H2O and 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइट। कहता है दैट these show that these observation are in all agreement with the law of conservation of mass। अब मुझे बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब देखो हमारे पास रिएक्शन में क्या है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, 6 ग्राम एथेनोइक एसिड के साथ, तो हमें बताना है इसका मास इक्वल है। तो बेटा एक बात देखो 5.3 + 6 करना कितना होता है, ये 11.3 ग्राम, तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया यार ये 11.3 ग्राम है, हो गया। अब देखो क्या मिला, 2.2 ग्राम हमें ये मिला, 2.2, 0.9 हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल गया, और 8.2 करिए जरा इससे कितना आता है 11, 13, 1। तो यहीं से पता चल गया कि हाँ यार ये इक्वल है। ये रिएक्टेंट का क्या आ गया, मास आ गया, और ये हमारे पास प्रोडक्ट का मास आ गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ आया बेटा। चलिए आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हुआ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैंने क्या किया, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया गिवन है, प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड, वो किसके बराबर है, इक्वल टू मास ऑफ सोडियम इथेनोइड जो हमें मिला, मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O। तो बेटा पुटिंग द वैल्यू 5.3 + 6 इक्वल टू 8.2 ग्राम प्लस 2.2 प्लस 0.9, तो हमारे पास 11.3 ग्राम इक्वल टू आया 11.3 ग्राम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज इन एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यू इन इक्वेशन, तो वो इसके इक्वल हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज इन एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यू इन इक्वेशन, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें सिंपल ये सिखाता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो बराबर होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। और इसमें ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए बढ़िया आगे। अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, जो सेकंड लॉ हमने पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरी, उसके बाद एटम्स पढ़ेंगे। जो सेकंड चीज हमने पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट टुगेदर in the same proportion by mass irrespective of the fact where the sample has been taken from which procedure it is has been produced। क्या सिंपल सा इसका मतलब समझते हैं क्या यार, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख दिया सर, समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको समझते हैं आराम से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा ये कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो ना वो हमेशा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है, उनका जो रेशियो होता है हमेशा सेम होता है। आप किसी का भी सैंपल लो, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, ये ऑलवेज कंटेन करेगा क्या, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इट ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन। हमने उनको सेम प्रपोर्शन में क्या किया है, कंबाइन कर दिया है उनके मास से। अब कहीं से भी हमने सैंपल लिया उसका कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। 18 ग्राम मेरे पास क्या है, H2O है। अब 18 ग्राम H2O है तो मैं इसको जरा ब्रेक करता हूँ, H2O देखो इसमें यहाँ ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1।
प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ से आया 2 × 16 18 ग्राम। 2 + 16 18 ग्राम मेरे पास क्या आ गया, इसका मास आ गया। अब इसमें ये देखो ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का कितना मास है 2। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 18 ग्राम ऑफ H2O है इसमें 16 ग्राम तो ऑक्सीजन है और 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। अब मैं कहता हूँ इसका मुझे रेशियो निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, तो डिवाइड किया तो क्या आया 1/8। अब इसी तरीके से मैं कहता हूँ चलो 36 ग्राम ऑफ H2O है, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा। 36 ग्राम ऑफ H2O है तो इसमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है प्लस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें देखिए बेटा, अब हमने क्या लिया, 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन हो गया और 32 ग्राम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका भी रेशियो निकालना है, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 4/32, 4 1 4। तो यहाँ रेशियो देख रहे हो आप, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना आ रहा है 1:8। अब जैसे 9 ग्राम ऑफ H2O है तो इसमें 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो भी 1:8 आ रहा है। तो यहाँ देखो 1:8 का तीनों में ही रेशियो क्या आ रहा है 1:8, कहीं से भी आपने सैंपल लिया हो। अब वो कहता है फ्रॉम द अबव 3 केसेस, देखो बेटा अगर हमने 3 केसेस पढ़े, डिफरेंटली वेइंग H और O सैंपल्स टेकन फ्रॉम द रेशियो, हमने क्या किया, कहता फ्रॉम द अबव 3 केसेस डिफरेंटली वेइंग H और O सैंपल जो टेकन आउट, हमने उनका सैंपल्स ले लिया, बट द रेशियो ऑफ मास ऑफ H to O कम्स आउट टू बी 1:8। भाई हमेशा रेशियो कितना आया 1:8, इसमें भी 1:8 आया, इसमें भी 1:8 आया, इसमें भी 1:8 आया। और ये प्रूव कर रहा है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सिंपल लैंग्वेज में यही कहता है कि यार आप किसी भी चीज का सैंपल ले लो, जिनका रेशियो रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। लाइकवाइज इफ अ सैंपल ऑफ HO वाज टेकन फ्रॉम एनीवेयर, पाउंड से ले लो, लेक से ले लो, पानी का कहीं से भी सैंपल ले लो, एनीवेयर द रेशियो ऑफ H और O विल कम आउट टू बी 1:8। तो जो रेशियो है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कहीं से भी आप सैंपल उठा के लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं भी समझ आएगा। क्या था एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक रेशियो लिया 1:8 बाय मास ताकि हम वाटर बना सके, दैट इज H2O। कहते हैं व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यह सिंपल है करने का सबसे आसान तरीका, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो होता है 1:8। ठीक है बेटा, कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, मैंने लिख दिया माई मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन गैस का मास बताना है कि वो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीट क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है कितना बेटा 3 ग्राम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1:8 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो मास ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 3 इंटू कितना आया 24 ग्राम आया। ठीक है बेटा, अब जरा देखो 24 ग्राम आया हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था 3/24 करना जरा, 3 1 3 3, तो रेशियो तो जब भी वही आ गया। तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी सैंपल उठाओगे रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होता है कि देखो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1:8 और मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन था कितना 3 ग्राम, मैंने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स आउट टू बी 24। सो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 24 ग्राम और विल इट बी अ सैंपल ऑफ 27 ग्राम ऑफ H2O where 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। मास कितना रहेगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ये पूरा सैंपल कितने ग्राम का बना 27 का। अब 27 में 3 ग्राम तो हाइड्रोजन हो गया और 24 ऑक्सीजन हो गया। होप सो आपको समझ आया बेटा। चलिए अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलिए फॉर नाउ इट्स
इतना ही करते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।